हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा आपका सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 जो आपका जनवरी में हुआ था उसी को कर रहे हैं। और उसमें आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए बिना विलंब करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, बाल्यावस्था की अवधि में विकास आपको बताना है। बाल्यावस्था के बारे में आप जानते हैं धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, ये कथन गलत है। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ठीक है। केवल जो देखिए जहाँ केवल शब्द आ जाएगा वो आंसर आपका वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। और अनियमित और असंबद्ध होता है, ये भी गलत है। तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कह रहा है निकट विकास का क्षेत्र जिसे ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हैं, उससे संबंधित आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन सही है उसी का जवाब दीजिए। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। बिल्कुल सही जवाब है, पहला आपका राइट हो जाएगा, आगे जाना ही नहीं पड़ेगा। आगे देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती, ये ZPD नहीं है। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, गलत है। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, ये भी गलत है। तो पहला आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं बच्चों की, ठीक है। उनमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछा है तो क्या होगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा, पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है, बिल्कुल सही है। आगे ऑप्शन देखते हैं। केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच में आबद्ध है, आबद्ध शब्द गलत हो जाएगा। संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल सक्षम होता है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करता है, ये गलत है, ठीक है। ऐसे खेल वो नहीं खेलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है लॉरेंस कोहल वर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। चौथे का राइट जवाब क्या होगा। तो देखिए जहाँ समाज शब्द आएगा वो समाज से ही जुड़ेगा, तो दंड और आज्ञा पालन का यहाँ कोई संबंध ही नहीं है। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। कौन सा सही है बताना है। स्थानिक बुद्धि मनोवैज्ञानिक की होती है, गलत है। अंतरावैयक्तिक जो बुद्धि है वो विक्रेता की होती है, गलत है। भाषिक बुद्धि मूर्तिकार की होती है, नहीं, गलत है। शारीरिक गति संवेदना जो आपका खिलाड़ी है उसमें होता है, बिल्कुल चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार
छठवें का राइट जवाब दीजिए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, गलत। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, ये वाइगोत्स्की के अनुसार नहीं है। स्कीमा शब्द पियाजे का है, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे होगा, बताइए। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं, गलत है। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, गलत है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है, ये भी गलत ऑप्शन है। तो चौथा सही हो जाएगा। क्या है? बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? 8वें का जवाब दीजिए। लिंगों के जैविक अंतरों की अपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, गलत है। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, बिल्कुल गलत है। एक ही लिंग के योग्यता को समूह बनाना, इससे लड़कियों का ही समूह बनाएंगे या सिर्फ लड़कों का ही, गलत है। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना, विचार विमर्श को प्रोत्साहन करना, सबसे पॉजिटिव आंसर आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को क्या समझना चाहिए? तो एक गुण और साधन है, ठीक है, रुकावट नहीं है, समस्या नहीं है, ये व्यवस्थागत मुद्दा भी नहीं है, तो एक गुण और एक साधन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें क्या हो? अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक, केवल शब्द जहाँ आएगा गलत है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना, गलत है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक को पुरस्कार और दंड का प्रयोग, गलत है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो जो सांस्कृतिक या समाज से जुड़े हुए हैं वो है वाइगोत्स्की। इनकी ट्रिक है समाज या सामाजिक और सांस्कृतिक, दो शब्द याद रखिएगा, ये दोनों वाइगोत्स्की के ट्रिक हैं। अगला है आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो जो होगी वो गलत होगी, जो नहीं होगी वही सही होगी। 12 का राइट जवाब देना है। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, तो ये तो सही है लेकिन नहीं पूछा है तो गलत होगा। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट सही है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, ये भी गलत हो जाएगा। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, क्योंकि उसको और नहीं दिखेगा तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं और 13 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? 13 का राइट जवाब दीजिए। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना, देखिए जहाँ पृथक करने की बात आएगा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, ये भी गलत ऑप्शन है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थान का प्रावधान, ये भी गलत ऑप्शन है। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, ठीक है। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, गलत हो जाएगा।
प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, ये भी गलत है। रटने पर आधारित तो गलत ही हो जाएगा, तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 15 पर चलते हैं। कह रहा है पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, आपको जवाब देना है। ठीक है, बताइए। 15 का राइट जवाब दीजिए। उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर गलत है। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा गलत है। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से ही जो आपके डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन विकार, याद रखिएगा, तो उसी से पठन विकार को जाना जा सकता है। चलिए 16 कह रहा है प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो जो है वो गलत होगी, जो नहीं है वही सही होगी। नेगेटिव आंसर पूछा है, तो अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। ऑप्शन तो सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव पूछा है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, बस यही तो शब्द गलत है और यही हमारा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था क्या होगी, इसका कोई प्रभाव नहीं होता, गलत है। इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं और 18 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 18 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए, बताइए। कह रहा है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। ठीक है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत नहीं करना, जहाँ ये आएगा वो गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना, ठीक है, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष करने में सशक्त हों, बिल्कुल सही है। कक्षा में विविधता की उपेक्षा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। पहला राइट जवाब हो जाएगा। 1 और 3 आपके सही हैं। 19 कह रहा है अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। 19 का राइट जवाब क्या होगा, अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, याद रखिएगा। 20 कह रहा है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए, टालना चाहिए, गलत है। उपेक्षित करना गलत है। समझना चाहिए, क्या करना चाहिए, अनदेखा भी नहीं करना है, समझना है। 21 कह रहा है कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। 21 का राइट जवाब होगा सहयोगिक और प्रतिस्पर्धी, पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। 22 का राइट जवाब क्या होगा, बताइए। तो पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23, कह रहा है बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 23 का जवाब क्या होगा, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो जो सही है वो गलत होगा। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते। अब ये स्वयं क्यों नहीं सोच सकते, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 24 पर चलते हैं। बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या है। 24 का जवाब दीजिए। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता, गलत कथन है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं। बस एक चीज़ याद रखिएगा, बच्चा कभी नहीं फेल होता। फेल होता है टीचर, फेल होता है उसकी शिक्षण पद्धति, फेल होता है विद्यालय, बच्चा कभी फेल नहीं होता, याद रखिएगा। 25 पर चलते हैं। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है, बच्चे स्वयं ही चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26 कह रहा है कि
एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो 26 का राइट जवाब क्या होगा? तो वो प्रगतिशील कक्षा कहलाती है, याद रखिएगा। 27 पर चलते हैं। कह रहा है कि विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 27 का राइट जवाब दीजिए। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ठीक है, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में गलत है। एक ही क्रम में सब बच्चों का विकास नहीं हो सकता। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है, बिल्कुल गलत है। विकास एक सरल और एक दिशीय विकास सरल नहीं, एक जटिल प्रक्रिया और बहुदिशीय होती है, एक दिशीय नहीं होती। 28 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? 28 का राइट जवाब दीजिए। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, बिल्कुल गलत है। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, बिल्कुल सही जवाब दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। 29 क्या कह रहा है? बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय क्या है? 29 का जवाब दीजिए। विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, गलत है। कैसे नहीं है भाई? बहुत कम भूमिका है, गलत है। प्राथमिक कारक है, नहीं। तृतीय कारक है। प्राथमिक कारक क्या होता है? याद रखिएगा, परिवार होता है। बच्चे का जो परिवार होता है, बच्चे के सामाजिकरण का जो है पहला कारक वही है। और बच्चा सामाजिकरण का जो पहला पार्ट सीखता है वो परिवार से। और बच्चे की पहली माँ क्या होती, जो मतलब पहली जो उसकी माँ है, उसकी पहली गुरु है, या सबसे पहला गुरु क्या होता है? उस बच्चे की जो माँ होती है वही उस बच्चे की पहली गुरु होती है। ये भी आपको याद रखना होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, और देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? आपको 30 का जवाब देना है। क्या होगा? तो जीन पियाजे हो जाएगा, याद रखिएगा। जीन पियाजे से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बहुत जल्द हम आपके लिए जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन सब का एक PDF आपको करवाने वाले हैं, एक नोट्स के माध्यम से आपको करवाने वाले हैं। तो उसको बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा, और सबसे ज़्यादा प्रयास करिएगा आप लास्ट टाइम में रिवीजन करने का, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करते हैं चीज़ें उतना आपके लिए बेहतर होती जाती हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप पकड़ अपने एग्ज़ाम पर बना पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आपको जो हेल्प प्रदान करता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही होता है। आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, पढ़ने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।